हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय। वेलकम टू माय चैनल लाइफ लर। आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। 1900 के आसपास ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साइंटिस्ट हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कुछ लोगों का सीरम लेके और कुछ लोगों का कुछ लोगों का सीरम लिया और दूसरे लोगों का सीरम लाके उनको मिक्स करके देख रहे थे। तो उनको मिला कि जब मिक्स कर रहे हैं तो ये क्लॉटिंग हो रहा है, कोएगुलेशन। तो एक अजीब टाइप का उनको एक फिनोमिनन मिला। तो ये फर्दर और उसको एक्सपेरिमेंट डिटेल में करने लगे। तो बहुत सारे लोगों का सीरम लिए और फिर मिक्स करने लगे कॉम्बिनेशन में। तो इनको एक कॉम्बिनेशन मिला। कुछ लोगों का सीरम दूसरे लोगों का साथ मिक्स किया तो होता है, क्लॉटिंग होता है, और कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। तो जो ये सारे फिनोमिनन को लेके जो इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। तो एक सिस्टम को बनाया ए, या दूसरे को बनाया बी। और कुछ लोगों का क्या हुआ, जो सीरम मिलाने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया ओ मतलब जर्मनी में इसको OHNE ओन बोला जाता है, जिसका मतलब है विदाउट, मतलब कुछ नहीं। तो इन्होंने इस तरह का नाम पहले रख लिया। तो फिर डिटेल में इसको स्टडी करने लगे। तो जिसके वजह से ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आने लगा। तो उनको 1930 में इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला था। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है ये डिपेंड करता है किस तरह का एंटीजन एरिथ्रोसाइट, मतलब हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर जिस तरह का एंटीजन होता है उस बेसिस पे ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड करता है। जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके एंटीजन होता है ए एंटीजन, और बी ग्रुप में जो होता है उसका एंटीजन होता है बी एंटीजन, और ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए वो विदाउट। तो ये एंटीजन कैसे बनता है? एक जीन होता है, एक लोकस, सपोज एक लोकस है जीन का। जीन से जो एंजाइम बनता है वो ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, अब जाके एक और एंटीजन होता है एच एंटीजन, इसको ब्रेक करके ए या बी में बनाता है। तो ये जो जीन है इस जीन पे डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा एंटीजन हो, क्योंकि ये जीन का नाम ऐसे रखा गया ए बी जीन। ये अगर ये ए जीन हुआ तो ये कौन सा एंटीजन बनाएगा? एच एंटीजन से ए एंटीजन बनाएगा। अगर ये बी जीन हुआ तो ये बी जीन कौन सा एंटीजन बनाएगा? बी एंटीजन बनाएगा। इस बेसिस पे, और ये एंटीजन जाके सरफेस पे एक्सपोज होगा। तो इस तरह का ये इसके सरफेस पे दिखेंगे। तो उस बेसिस पे ये ए बी और ओ डिसाइड किया जाता है। अभी आइए ये चार्ट को समझते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जो ए ग्रुप है, ये ए ग्रुप में जो एरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल है, इसके रेड ब्लड सेल के सरफेस में ये ए एंटीजन होता है। ये ए एंटीजन को हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, और इनके जो सीरम में होते हैं, ये इनके सीरम में एंटीबॉडी बी होता है, क्योंकि इनके पास
एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं बन सकता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम हमारा जो सेल्फ एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करता है, जो नॉन सेल्फ है एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इसीलिए इनके जो सीरम में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है। तो उस हिसाब से बी ग्रुप में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। ये एंटीबॉडी ए, इसलिए हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन ए को रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो एंटीबॉडी बी है ये एंटीजन बी को रिकॉग्नाइज करता है। और ये इनका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे जाके फिट होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे जाके फिट होगा। तो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हैं हम। तो अब देखते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं, तो इसीलिए इनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और ये जो ग्रुप है ओ ग्रुप, ये इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ये कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए इनके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये एबीओ ब्लड एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं, सपोज हमारे ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो एक एंटीजन पे डिपेंड करता है, उसका नाम है RH एंटीजन। उसके बेसिस पे या तो नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। ये सारे ब्लड ग्रुप नेगेटिव या पॉजिटिव में डिवाइड किया जाता है। तो ये कहाँ से आया? वही जो साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट थे वेनर, ये दोनों मिलके ये वाला RH एंटीजन जो है वो इसको डिस्कवर किए थे। एक सिचुएशन हुआ था कि एक मदर का चाइल्ड बर्थ के बाद उनको ट्रांसफ्यूजन किया गया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद वो जो मतलब उनका जो ट्रांसफ्यूजन हुआ था उनके हस्बैंड से लिया गया था ब्लड, और वो कंपैटिबल था। उस टाइम पे ये पता नहीं था कि RH एंटीजन कुछ होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ होता है। तब ये पता था कि ABO टाइप के होते हैं। तो ABO टाइप के बेसिस पे उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया था उनके हस्बैंड से लेके। तो ट्रांसफ्यूजन के बाद उनको कंपैटिबिलिटी इशू हुआ, मतलब उनका जो एरिथ्रोसाइट्स थे, जो हस्बैंड के एरिथ्रोसाइट्स दिया गया था वो सारे क्लम्प हो गए, तो एनीमिया हुआ। तो ये जो साइंटिस्ट थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने स्टडी करने लगा कि ये क्यों हुआ। तो उनको मिला कि तो जब ये ज़्यादा स्टडी करने लगे तो ये एक जो एनिमल लिए थे वो रेसस मंकी था। तो रेसस मंकी से जो प्लाज्मा कलेक्ट करके दूसरे एनिमल में इंजेक्ट किए, तो इनको क्लॉटिंग मिला, तो इन्होंने उस एंटीजन का नाम दे दिया रेसस एंटीजन। जो कि बाद में पता चला कि ह्यूमन में जो एंटीजन है वो रेसस एंटीजन नहीं है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा ये फेमस हो चुका था तो ये नाम वैसे ही रह गया। अभी भी उसको रेसस एंटीजन के नाम से कहा जाता है। ये जो रेसस एंटीजन है ये एरिथ्रोसाइट के ऊपर ही एक्सपोज होता है, मतलब एरिथ्रोसाइट के ऊपर ही देखा जाता है। और इसका जो एंटीबॉडी होता है वो उसको बोलते हैं एंटी-डी एंटीबॉडी। ये अगर किसी के पास नेगेटिव है तो उसका मतलब एंटीजन एब्सेंट है, और एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी डी होगा। और जिनके पास पॉजिटिव है एंटीजन है उनके पास एंटी-डी नहीं होगा। तो उस बेसिस पे कौन किसको ब्लड दे सकता है वो थोड़ा जान लेते हैं। एक कंसेप्ट है जो याद रखिए कि हमारे पास अगर कोई एंटीजन नहीं है, अगर उसी एंटीजन हमारे ब्लड में गया तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। तो इसीलिए उस एंटीजन जो हमारे पास एंटीजन नहीं है उस एंटीजन को हम नहीं ले सकते। तो उस बेसिस पे देखते हैं ये ए के पास कौन सा एंटीजन है, ये एंटीजन ए है। और ये एंटीजन मतलब ये एंटीजन जिसके पास होगा, ये ए एंटीजन जिसके पास होगा, ये उसी को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। मतलब ये ए जो है ये सिर्फ ए को दे सकता है, या फिर ए एंटीजन जिसमें होगा AB इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। बी किसको कर सकता है? या तो बी को कर सकता है
क्योंकि बी के पास बी एंटीजन है और ए बी को कर सकता है। ये जो ए बी है, ए बी के पास दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, मतलब बी भी है ए भी है। तो ये बी, क्योंकि इसके पास बी एंटीजन है, ये ए को नहीं दे सकता, और क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है तो ये बी को नहीं दे सकता। तो ये सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये सिर्फ ए बी को देगा। और ये ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए ये किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है तो ये सबको दे सकता है और ये अपने आप को दे सकता है। और ये रहा एबीओ ब्लड ग्रुप में सिस्टम। अभी देखते हैं आरएच एंटीजन के हिसाब से। मैंने जैसे कि कहा था कि अगर मेरे पास जो एंटीजन है मैं उसी एंटीजन का ही ब्लड ले सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव से ही ले सकता हूँ। अगर मेरा नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ही ले सकता हूँ। तो उस बेसिस पे देखते हैं कि इनमें भी कौन सा होता है उस तरह का। मतलब सारे जो पॉजिटिव हैं सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं, और सारे जो नेगेटिव है वो किसी को भी दे सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं। उस बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ये समझिए कि जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा वही बन जाएगा यूनिवर्सल डोनर, और जिसके पास सारे एंटीजन होगा वो बन जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब ये जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ एंटीजन बन गया, ओ नेगेटिव बन गया यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव, मतलब इनके पास ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और रेशेस एंटीजन भी है, ये बन गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो अभी बात करते हैं इनका जेनेटिक्स पे। कोई भी जो फिनोटाइप होता है, मतलब कोई भी, सपोज ये जो एंटीजन है, मैंने जैसे कि बोला था कि ये जो ए एंटीजन और बी एंटीजन जो होते हैं वो एक जीन पे डिपेंड करता है, जो कि एक एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो वो ट्रांसफरेज एंजाइम हमारे पास जो हर जीन का दो कॉपीज होते हैं। मतलब हमारे क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम है, तो इस वजह से हमारे पास हर जीन का दो कॉपीज होते हैं। अगर कोई ए ब्लड ग्रुप का हो तो उनके पास 2 कॉपीज होंगे। तो क्योंकि ये जो ए बी एंटीजन है ये डोमिनेंट टाइप के होते हैं, और ये ए एंटीजन जिसके पास है तो उनके पास कौन सा जीन होगा, या तो ए होगा या फिर ओ होगा, या फिर दोनों ए होंगे। और उस हिसाब से बी जिसके पास होगा या तो बी होगा या ओ होगा या फिर दोनों बी होंगे, और ए बी के पास ए और बी दोनों होंगे, और ओ के पास दोनों ओ। तो ये है जेनेटिक्स। अभी जैसे कि मैंने बोला कि जो जेनेटिक्स होता है, सपोज ए के पास या तो ए होगा या फिर ओ होगा, और दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दो जीन से ये 2 जीन ऐसे इस तरह का हो सकते हैं। और ये ए जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ये ओ के ऊपर डोमिनेंट है। ये ओ इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रांसफरेज बनाता है ये एक म्यूटेंट ट्रांसफरेज है, जो कि इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए ये एच एंटीजन को कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ना ही ए में कन्वर्ट करता है ना ही बी में कन्वर्ट करता है। ये दोनों में किसी को भी कन्वर्ट नहीं करता है, सिर्फ ये एच एंटीजन ऐसे ही रहता है। और एक कंडीशन है जो कि ओ, सपोज हमारे पास ओ है और ये एच एंटीजन, ओ के पास हमेशा एच एंटीजन रहता है, मतलब क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो इसलिए एच एंटीजन इनके पास रहता है। तो इस सिचुएशन में एक और कॉम्बिनेशन होता है जिनके पास एच एंटीजन नहीं होता है, तो वो बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है, उनको बोला जाता है बॉम्बे फेनोटाइप।
क्योंकि ये उसी जगह से डेटेड किया गया था पहली बार बॉम्बे से, तो इसलिए इसका नाम है बॉम्बे फेनोटाइप। अभी ये जेनेटिक बेसिस पे CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था कि एक मदर है AB पॉजिटिव और एक फादर है O नेगेटिव। तो इनका जो चाइल्ड था, जो हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्न हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो उनका चाइल्ड मिक्स हो गया, बाकी 3 चाइल्ड थे उनके साथ मिक्स हो गया। तो जब उनका ब्लड ग्रुप, मतलब वो चिल्ड्रन जो जितने सारे चाइल्ड थे, तो उनका जो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया, तो उनका ये ब्लड ग्रुप मिला, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव और B पॉजिटिव। तो अभी ये बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इनका चाइल्ड कौन सा हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करते हैं, क्योंकि मदर का ए बी से क्या होगा, या तो A या B, और फादर का O, मतलब दोनों जीन में O है, क्योंकि O डोमिनेंट रिसेसिव है, तो इसलिए दोनों O होना चाहिए। तो अभी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अभी देखते हैं ये कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट आता है। जैसे ये A और O, ये A और O, वही A O, ये B O, ये B O। अब ये हो गया इनका जीनोटाइप। अभी इनका फिनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये A और B दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो इनके A होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे B होगा। तो अभी पता चला कि इनका जो चाइल्ड होगा या तो A होगा या फिर B होगा। अभी 50-50% चांस है। अभी यहाँ पे बाकी सारे जो हैं वो उनको स्ट्राइक आउट कर लेते हैं। ये O हो नहीं सकता, ये O भी हो नहीं सकता, AB भी हो नहीं सकता, और ये B पॉजिटिव है। अभी B में से पॉजिटिव है कि नहीं वो हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इनके पास अभी AB पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव जो है वो या तो नेगेटिव, 2 जीन में से या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। और क्योंकि इनके पास फादर के पास नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अभी ये कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 50, ये भी 50-50% चांस है। मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो ये इन्हीं का ही चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि ये चार चाइल्ड थे, तो उनमें से B पॉजिटिव एक ब्लड ग्रुप था, तो इनका जो चाइल्ड है ये B पॉजिटिव हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है नंबर 4। अभी एक और सिचुएशन स्टडी करते हैं। अगर मदर का AB पॉजिटिव है और फादर का B पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सब कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। सपोज मदर का AB है, तो ये या A हो सकता है या B हो सकता है, और फादर का B है, मतलब दोनों B हो सकते हैं, और एक O हो सकता है, एक B हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस देखते हैं। ये AB हुआ, B और B हुआ, और ये A और B, AB ये B। तो अभी इसमें अगर फादर का O और B है, तो A हुआ AO, BO, AO और BB। अभी ये फिनोटाइप क्या होगा, AB, यहाँ से B, यहाँ से AB, और यहाँ से B, और यहाँ से A, B, A और B। तो अभी कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, अभी इनमें से देखें तो पॉसिबिलिटीज है AB, B, A, या इतने सारे, या तो A हो सकता है, B हो सकता है, AB भी हो सकता है। तो ये है पॉसिबिलिटीज AB होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्योंकि
ये पॉजिटिव जो होगा, ये पॉजिटिव या तो पॉजिटिव एक जीन में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो ए बी बी ए ये है, ये कोई भी हो सकता है, या तो बी हो सकता पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये था एक और सिचुएशन। अभी डिस्कस करते हैं कि क्लिनिकल कंडीशन के बारे में। ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रांसफ्यूजन जो कि नेचुरली होता है। अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव के हैं, या फादर पॉजिटिव के हैं, तो उनके चाइल्ड क्या होगा? अभी उनका पहला चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है, नेगेटिव तो हो सकता है लेकिन चांसेस भी है कि पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये चाइल्ड पॉजिटिव हुआ तो पहला चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहला चाइल्ड बर्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मदर नेगेटिव है, और जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे थोड़ा सा ब्लड, अगर चाइल्ड का मतलब ये तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे थोड़ा सा अगर ब्लड मदर में मिक्स हो गया, ये होता रहता है प्लासेंटा का थ्रो, ये थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो गया मदर के साथ, मतलब क्योंकि इनके पास एंटीजन पॉजिटिव एंटीजन है, एरएसएस एंटीजन है, तो ये एंटीजन जाके मदर में इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा। इसके अगेंस्ट में एंटी डी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। पहला चाइल्ड के टाइम पे मदर के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं था, अभी ये एंटीबॉडी तैयार हो गया। अब जब सेकेंड चाइल्ड का बर्थ होगा, क्योंकि ये एंटी डी जो है ये आईजीजी टाइप का है, और ये आईजीजी जो है ये प्लासेंटा का थ्रो क्रॉस हो सकता है, ये इजीली क्रॉस हो जाता है प्लासेंटा का थ्रो। तो अब जब सेकेंड चाइल्ड होगा, अगर ये सेकेंड चाइल्ड पॉजिटिव है, मतलब एंटीजन का पॉजिटिव है, तो ये आईजीजी प्लासेंटा का थ्रू अंदर जाएगा, और ये चाइल्ड का जो पॉजिटिव मतलब इसका जो एरिथ्रोसाइट है जिसके ऊपर एंटीजन है, ये जो एंटीबॉडी है उसको जाके बाइंड करेगा और इसको एरिथ्रोलाइसिस हो जाएगा। अब ये एरिथ्रोलाइसिस होने के बाद ये बहुत सारा जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये अभी जॉन्डिस बन जाएगा। अब इस वजह से रिजल्ट्स क्या होगा कि या तो चाइल्ड का बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है, चाइल्ड का फीटल डेथ हो जाता है। और ये कंडीशन जो है ये जितने ज़्यादा चाइल्ड बर्थ होंगे, मतलब सेकंड या कभी कभी बहुत सारे कंडीशन में सेकंड चाइल्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये जितने ज़्यादा चाइल्ड बर्थ होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये और भी ज़्यादा एंटीजन आते जाएंगे मदर के बॉडी में, और ज़्यादा एंटीबॉडी बनते जाएंगे। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा चाइल्ड बर्थ होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, और ये चाइल्ड का डेथ का कारण बन जाता है। जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है, और ये चाइल्ड का डेथ का कारण बन जाता है, और इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये एक कंडीशन है, और इसको ये भी बोलते हैं कि हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। अब जब पता चला कि इस तरह का कंडीशन भी हो जाता है, तो कुछ इसका ट्रीटमेंट भी निकाला गया। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि एक एंटी आईजीडी का एक एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं रोगैम। ये जो मेडिसिन है ये इंजेक्शन है, एंटीबॉडी इंजेक्शन है, ये मदर को दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो कि ये इनका जो एंटी डी एंटीजन है इसको ब्लॉक करके रखता है। इसके वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, मतलब चाइल्ड सेफली बर्थ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ये मदर का और फादर का जो ब्लड ग्रुप है ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये था एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।